हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, ITI की परीक्षाएं नज़दीक है और नए एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार आप सभी को मालूम है कि थ्योरी विषय के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आपको ITI में पास होना है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको पास होना ज़रूरी होगा और इसी को देखते हुए आप लोगों की अच्छी तैयारी कराने के उद्देश्य से हम पिछले वर्षों के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो सोल्व्ड पेपर्स हैं वो आपके लिए वीडियोस के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। और आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में भी हम सन 2018 का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का सोल्व्ड पेपर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज की वीडियो में इसमें जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम सोल्व करवाएंगे। इसके अलावा पिछली वीडियो में सन 2019 ITI एग्ज़ाम का सोल्व्ड पेपर हमने सोल्व करवाया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सोल्व करते हैं पहले प्रश्न को। तो स्टूडेंट, जो पहला प्रश्न 2018 में आया था वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर की वो दी हुई है, पहला स्कैनर, दूसरा लाइट पेन, जॉयस्टिक और डिजिटल कैमरा। तो इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है वो होती है जॉयस्टिक। आपने देखा होगा कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं या वीडियो गेम में गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं और उसी के माध्यम से हम हमारा जो कैरेक्टर होता है गेम में उसको चलाते हैं, दौड़ाते हैं, सब कार्य करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दृश्यों को कैप्चर तथा स्टोर करने के लिए किया जाता है जब आप एक पहाड़ी स्टेशन पर विजिट करने जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी पहाड़ी यानी किसी पहाड़ी हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो दृश्य होते हैं, वहाँ पर जो सीन होते हैं, उनको आप किसके माध्यम से कैप्चर करते हैं और किसके माध्यम से उन्हें आप सेव करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है A CPU, B फोटो स्कैनर, C हैंड होल्ड स्कैनर, D डिजिटल कैमरा। काफ़ी आसान प्रश्न है। स्वाभाविक सी बात है, आप डिजिटल कैमरे के माध्यम से दृश्यों को कैप्चर करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं। ठीक है, आजकल ये सारे काम मोबाइल के माध्यम से भी होने लग गए हैं। तीसरा प्रश्न है, एक खालिस्तान दिया हुआ है का उपयोग कैड और कैम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। कैड और कैम एप्लीकेशन, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑटो कैड और कैम स्कैनर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं प्रिंटर, B स्कैनर, C बारकोड रीडर, D प्लॉटर। तो मैं आपको बता दूँ, एक स्कैनर का उपयोग कैड और कैम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। ये जो दो एप्लीकेशन कंप्यूटर में होती है, स्कैनर लगाया जाता है, किसी भी कागज़ को स्कैन किया जाता है और उनको कैड और कैम में खोला जाता है। तो स्कैनर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। चौथा प्रश्न है, दो प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस है कंप्यूटर में, दो फेमस पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये होता है जैसे अभी स्क्रीन पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कार्य कर सकता हूँ, ये पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से हो रहा है। मैं अगर माउस का उपयोग करूँगा तो मैं कहीं पर भी पॉइंट कर सकता हूँ। तो एक तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो यहाँ दो पॉइंटिंग डिवाइस का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है MICR OCR, B लाइट पेन और जॉयस्टिक, C माउस और जॉयस्टिक, D माउस और डिजिटल कैमरा। तो मैं आपको बता दूं, दो प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, एक तो होता है माउस और दूसरा होता है जॉयस्टिक। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस भी होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो जॉयस्टिक के माध्यम से, अब जैसे मैंने आपको बताया था, गेम खेलने के दौरान हम कोई भी निर्देश देते हैं, हमारे कैरेक्टर को हम चलाते हैं, दौड़ाते हैं, रोकते हैं, तो एक जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पांचवा प्रश्न है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन और कई बार आ चुका है। 8 बिट्स इक्वल टू, यहाँ बाइट पूछा गया है कि 8 बिट्स में कितने बाइट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। ये इस तरीके से भी आ सकता है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो आपको वहाँ पर बाइट्स लिख देने हैं, बिट्स लिख देने हैं कि 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि है छठा क्वेश्चन है। छठा प्रश्न है, बाहरी मेमोरी या स्थायी स्टोरेज का एक रूप होता है। आपको पता है कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। पहली होती है आंतरिक मेमोरी और दूसरी होती है बाहरी मेमोरी। ठीक है, अब बाहरी मेमोरी किसका एक रूप होता है यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है द्वितीयक मेमोरी, B प्राथमिक मेमोरी, C आंतरिक मेमोरी, D रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो बाहरी मेमोरी जो होती है वो द्वितीयक मेमोरी स्थायी स्टोरेज का एक रूप होता है। बाहरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी स्थायी स्टोरेज का एक रूप होती है। बाहरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है, जो कि स्थायी स्टोरेज यानी परमानेंट किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी या बाहरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। जबकि प्राथमिक मेमोरी जो होती है, जो कि रैम होती है, उसका उपयोग केवल कार्य करने के दौरान जो चीज़ हम कार्य कर रहे हैं, जो सेव हो रही है, वो प्राथमिक मेमोरी में सेव होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी स्थायी स्टोरेज होती है। सातवां प्रश्न है,
GUI का मतलब होता है, यहाँ GUI का मतलब पूछा जा रहा है। ऑप्शन काफ़ी सारे दिए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। GUI का मतलब होता है, सी नंबर का जो विकल्प है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 8वां प्रश्न है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक एक फाइल फोल्डर को मूव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मूव कराने का मतलब होता है किसी भी चीज़ जो कंप्यूटर में हमारे सेव है उसको अगर हम मूव कराते हैं, मतलब उस जगह से बिल्कुल हटाकर दूसरी जगह पर सेव कर देते हैं, तो उसके लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर कार्य करता है। जब हम किसी मोबाइल में कई सारे फोल्डर होते हैं, किसी एक फोल्डर में कोई फाइल होती है, उस फोल्डर में से उस फाइल को उठाकर दूसरे फोल्डर में जब उसको मूव करा देते हैं, हटा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम कट व पेस्ट करते हैं, जो कि बी विकल्प है। कॉपी और पेस्ट अगर हम करते हैं तो वो फाइल उस फोल्डर में भी रहेगी और दूसरी जगह पर जाकर कॉपी हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, वो दो जगह वो फाइल हो जाएगी, जबकि कट में वो उस जगह से हटकर दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। 9वां प्रश्न है, खाली स्थान शुरुआत में दिया हुआ है, उपलब्ध कमांडो की एक सूची है। ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी सारे, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो कि उपलब्ध कमांडो की एक सूची होती है। पहला है विंडो एक्सप्लोरर, दूसरा है डेस्कटॉप, तीसरा है मीनू, चौथा है आइकन। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो मीनू होता है, मेन्यू होता है, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में जो मेन्यू होता है वो कई सारे जो कमांड उपलब्ध होते हैं उनकी एक सूची होता है, एक लिस्ट होता है। जो मेन्यू हम खोलते हैं उसमें कई सारी लिस्ट खुलती है, सूची खुलती है, जो कि कई सारे जो कमांड होते हैं, कई सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयरों को कई कमांडों का एक संग्रह भी कहा जाता है, तो उसकी सूची होती है। तो यहाँ मीनू उपलब्ध कमांडों की एक सूची होता है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के इंडेंटेशन हैं। ये एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के इंडेंटेशन हैं, यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपको लिखना है बाएं से दाएं। जो एक्सेल शीट होती है इसमें इंडेंटेशन होते हैं वो बाएं से दाएं की ओर होते हैं, बाएं से दाएं की तरफ उनका नामकरण होता है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, वो है अंतिम प्रिंट आउट लेने से पहले प्रिंट आउट में कैसा प्रतीत होगा, ये देखने के लिए आप वर्कशीट को देख सकते हैं। वर्कशीट जो कि एक्सेल में होती है, यहाँ पूछा गया है कि एक्सेल में जब हम कोई प्रिंट आउट लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई एक्सेल में कोई शीट बनाई, कोई लिस्ट बनाई, उसकी आपको प्रिंट लेनी है, तो प्रिंट लेने से पहले आपको ये देखना है कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखेगा। आपको प्रिंट नहीं करना है, केवल ये देखना है कि ये प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है प्रिंट सैंपल, बी पेज सेटअप, सी प्रिंट प्रीव्यू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिंट प्रीव्यू का हम उपयोग करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन को हम चुनते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और उसके माध्यम से जो प्रिंट होने वाली चीज़ है वो हमें पता चल जाती है वो किस तरीके से प्रिंट होगी पेज पे। ठीक है, ये वर्ड में भी और एक्सेल में भी दोनों में होता है। 12वां प्रश्न है, ब्रॉडबैंड रेफर करता है। ब्रॉडबैंड जो होता है ये इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ है। इंटरनेट ब्रॉडबैंड आपने सुना होगा, ये क्या रेफर करता है, मतलब किस चीज़ से संबंधित है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ए डेटा ट्रांसफ़र की गति, बी डाटा ट्रांसफ़र की मात्रा, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ए व बी दोनों। यानी जो ब्रॉडबैंड होता है वो डेटा ट्रांसफ़र की गति और डेटा ट्रांसफ़र की मात्रा, यानी गति से मतलब है कि कितनी स्पीड आ रही है। हम जनरली बात करते हैं कि डेटा ट्रांसफ़र यानी जो नेट हम चला रहे हैं उसकी क्या स्पीड आ रही है, तो ट्रांसफ़र की गति हो गई। और डेटा ट्रांसफ़र की मात्रा मतलब हमने कितना डेटा यूज़ कर लिया। हम देखते हैं कि हमने आज 500-200 MB जो भी यूज़ करा है, तो दोनों का उपयोग, दोनों जो चीज़ें ब्रॉडबैंड से संबंधित होती है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, बीसीसी विकल्प का उपयोग ईमेल की बीसीसी विकल्प का उपयोग खालिस्तान दिया हुआ है, ईमेल की एक कॉपी भेजने हेतु किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जब हम ईमेल भेजते हैं तो 3 विकल्प वहां पर आपको प्रदर्शित होते हैं। पहला है टू में हम उसे ईमेल भेजते हैं जिसे हमें सीधा ईमेल भेजना है। मान लीजिए मुझे कोई शिकायत करनी है, ठीक है, पहले तो मैं आपको टू और बीसीसी और सीसी के बारे में बता देता हूँ। सीसी में हम उसे ईमेल भेजते हैं जिसे हमें उसकी एक प्रति भेजनी है, उसे एक ईमेल की कॉपी भेजनी है। और बीसीसी में हम उसको ईमेल भेजते हैं, उसकी ईमेल आईडी डालते हैं कि हमें उसको ये जो ईमेल हम भेज रहे हैं उसको भी भेजना है, लेकिन इन दो लोगों को जो ऊपर टू और सीसी है उनको पता ना लगे। मान लीजिए हमें कोई शिकायत भेजनी है, मान लीजिए आपको कलेक्टर को, किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी उसकी शिकायत भेजनी है, तो टू में तो आप उस कलेक्टर की ईमेल आईडी भेजेंगे, ठीक है। सीसी में आप अगर किसी और डिपार्टमेंट के अधिकारी को शिकायत आप उसको भेजना चाहते हैं तो सीसी में आप उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और बीसीसी में मान लीजिए आपको किसी अपने जान पहचान के व्यक्ति को वो ईमेल भेजना है, लेकिन आप चाहते हैं कि इन दो लोगों को पता ना लगे, तो आप बीसीसी में उसका ईमेल आईडी डालकर उसको ये ईमेल भेज सकते हैं। तो ईमेल में कई लोगों को बिना पता बताए
प्रेषक के पते पर जानकारी भेजने के लिए हम BCC का उपयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात है, ये समझाने की मैंने कोशिश करी, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, पर BCC के माध्यम से हम बाकी दो लोग जो 2 और CC वाले लोग हैं उनको मालूम नहीं चलता है और BCC को भी मेल पहुंच जाता है। ठीक है, एक तरीके से गुप्त ईमेल होता है BCC। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। ए एंड द और दिस से रिक्त स्थानों को यहाँ पर भरना है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, उससे पहले खालिस्तान दिया हुआ है। एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, ये लाइन दी हुई है, इसके आगे हमें ए एंड द और दिस का उपयोग करना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एन का उपयोग किया जाएगा, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। ये क्यों किया जाएगा? चूंकि एरोप्लेन के आगे का शब्द ए है और ये स्वर है और स्वर के आगे हमेशा एन का उपयोग किया जाता है। द और दिस का उपयोग हम नहीं कर सकते, ए और एन का उपयोग हमें करना था, तो एन का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि ए स्वर है और स्वर के आगे हमेशा एन का उपयोग किया जाता है। अगर ये स्वर नहीं होता तो ए का उपयोग यहाँ हम करते। ठीक है, द का उपयोग किसी यूनिक चीज़ के लिए हम करते हैं, जो स्पेशल चीज़ होती है उसके लिए द का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है शब्दों का समूह जो वाक्य बनाता है परंतु वाक्य नहीं कहलाता है। ठीक है, कई सारे शब्द हैं, ये शब्द है कई सारे जो वाक्य तो वाक्य बनता है परंतु पूरा वाक्य नहीं कहलाता है। ठीक है, यहाँ तो ये वाक्य कहला रहा है, पर कई ऐसा शब्दों का समूह जो वाक्य नहीं कहलाता है, पर कई शब्दों का समूह होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं लोकोक्ति, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया। तो यहाँ सही उत्तर होगा लोकोक्ति। लोकोक्ति कई शब्दों का एक समूह होता है जो वाक्य तो बना रहा है, उसका अर्थ तो बन रहा है परंतु वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है उल्लेखित प्रश्न की प्रतिक्रिया में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है व्हेन विल यू सी द मूवी, ये लाइन दी हुई है, इसका हम कैसे उत्तर देंगे? ये आपको सही विकल्प में चुनना है। तो व्हेन विल यू का मतलब होगा कि आप कब सी द मूवी देखेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप मूवी कब देखेंगे। विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा ए 8:3:15 PM टुमारो, कल शाम को 3:15 पर हम ये पिक्चर मूवी देखेंगे। ठीक है, तो सही विकल्प होगा आपका ए। ठीक है, 17वां प्रश्न है हमें संचार के समय खालिस्तान दिया हुआ है, क्या करना चाहिए? संचार मतलब कम्युनिकेशन या बात करते समय। ठीक है, ए ध्यानपूर्वक स्पीकर को नहीं सुनना चाहिए, बी स्पीकर को इंटरफेस करना चाहिए, सी ध्यानपूर्वक स्पीकर को सुनना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। स्पीकर से मतलब है जो हमें बात बोल रहा है सामने वाला उसको स्पीकर बोलेंगे, तो हमेशा ध्यानपूर्वक स्पीकर को सुनना चाहिए बातचीत के दौरान। आप मान लीजिए 2 लोग बात कर रहे हैं और हम बातचीत के दौरान उसको ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो उसको बुरा लगेगा और नहीं हमें बात समझ में आएगी, हम क्या उत्तर देंगे जब हमें उसकी बात सुनाई में नहीं देगी, तो ये गलत तरीका हो जाएगा संचार का। ठीक है, अगला प्रश्न है सही प्रपोजिशन को यहाँ पर चुनना है। द यंग जेंटलमैन इज इंगेज्ड, खालिस्तान दिया हुआ है, हमें प्रपोजिशन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाती है उसका चयन करना है कि यहाँ पर जो इसका उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो इसको जो मैं आपको अनुवाद करता हूँ, द यंग जेंटलमैन इज इंगेज विद मिस ब्राउन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस नौजवान की सगाई मिस ब्राउन के साथ हुई है। यहाँ पर मतलब हुआ साथ हुई है। ठीक है, तो साथ के लिए जो हम विकल्प का चयन करेंगे वो होगा विद, बी। ठीक है, तो द यंग जेंटलमैन इज इंगेज विद मिस ब्राउन इन 8 और अबव, तीनों का अगर हम उपयोग करेंगे तो सही वाक्य नहीं बन पाएगा। सही वाक्य बनाने के लिए हमें बी विद का उपयोग करना पड़ेगा। द यंग जेंटलमैन इज इंगेज विद मिस ब्राउन। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक गणन संख्या नहीं है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ऑप्शन दिए हुए हैं 20, 56, 18, 9। तो गणन संख्या कैलकुलेटिव नंबर 18 नहीं होता है, तो सही विकल्प होगा आपका सी 18। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है साइकोलॉजी शब्द में एक खामोश वर्ण कौन सा है? साइकोलॉजी की स्पेलिंग होती है PSY। ठीक है, और जबकि साइकोलॉजी का जो उच्चारण होता है साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो खामोश वर्ण होता है वो आगे का P होता है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प में आपको मिल भी जाएगा D। तो साइकोलॉजी में जो खामोश वर्ण होता है वो होता है P। ठीक है, अगला प्रश्न है खामोश वर्ण आप सभी को मालूम होगा कि ऐसे किसी शब्द में ऐसा वर्ण जो लिखा हुआ तो है पर उसका उच्चारण में उपयोग नहीं हो रहा है, उच्चारण में वो बोलने में नहीं आ रहा है, तो उसे साइलेंट वर्ड बोलते हैं, जैसे साइकोलॉजी में P होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रिया में सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान को भरें। यहाँ भविष्य काल हमें चुनना है, सही भविष्य काल हमें चुनना है। ही खालिस्तान दिया हुआ है फॉर यू एट स्टेशन, ऑप्शन दिए हुए हैं ही एज वेट, हेज यानी कर चुका है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, आर वेटिंग यानी वेट कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, ये भी नहीं आएगा। हेड वेट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पहले वेट करता था, तो ये भी नहीं आएगा। भविष्य काल यानी भविष्य में आगे वेट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, तो सही विकल्प होगा डी विल वेट, ही विल वेट फॉर यू एट स्टेशन। ये भविष्य काल का हमारा सेंटेंस बन गया है। ठीक है, तो सही विकल्प आपने विल वेट चुनना है। ठीक है, 22वां प्रश्न है सफलता की कुंजी है
क्या है सफलता की कुंजी? ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिबद्धता, अनुशासन, सी कठोर कार्य या ये सभी। आप सभी को मैं बता दूं, सफलता की कुंजी प्रतिबद्धता भी होती है, अनुशासन भी होता है और कठोर कार्य, कठोर मेहनत भी होती है। तो आपका सही उत्तर होगा ये सभी डी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितने शब्द बोल सकता है? ठीक है, जो हम बातचीत करते हैं, सामान्य व्यक्ति मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो प्रति मिनट में कितने शब्द बोल सकता है? काफ़ी सारे यहाँ आपको विकल्प दिख रहे हैं। आपको बता दूं, एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट 125 से 150 शब्द बोल सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा के साथ आपको कई जगह पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्द ब्लेंड का समानार्थी है। समानार्थी शब्द से तात्पर्य है कि ऐसा और दूसरा कौन सा इन विकल्पों में शब्द है जिसका अर्थ भी ब्लेंड के समान ही हो। ब्लेंड का मतलब होता है उसको घोलना। ठीक है, ब्लेंड करना मतलब हम देखते हैं जूस बनाने के दौरान हम कई सारे फ्रूट्स को ब्लेंड कर देते हैं, ब्लेंडर आता है उसके लिए। लस्सी बनाने के दौरान ब्लेंडर आता है। ठीक है, तो ब्लेंडर के समान समानार्थी शब्द कौन सा है? ए मिक्स, बी अवॉर्ड, सी डेयरिंग और डी प्रपोजल। तो मिक्स और ब्लेंड समानार्थी शब्द होते हैं। मिक्स का मतलब भी होता है घोलना और ब्लेंड का अर्थ भी सामान्यतः घोलना मिलाना ही होता है। 25वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मुहावरे बोलचाल में खालिस्तान दिया हुआ है, प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, मुहावरे बोलचाल में क्या प्रदान करते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है। ए प्रेरणा, बी स्पष्टता, सी गति, डी अवरोध। तो मैं आपको बता दूं, मुहावरे बातचीत के दौरान स्पष्टता प्रदान करते हैं। मान लीजिए आप 2 लोग या 3 लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आप उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि उसको जानकारी तो कम है लेकिन वो दिखावा ज़्यादा करता है, या फिर कम जानकारी होने के बावजूद वो एटीट्यूड ज़्यादा दिखाता है, एटीट्यूड ज़्यादा किसी चीज़ को रखता है। तो अगर आप इन चीज़ों को केवल बातचीत से करेंगे तो शायद बात समझने में अस्पष्टता है, लेकिन अगर आप एक मुहावरे का उपयोग करेंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो आपके जो तीनों ये दोस्त हैं वो आसानी से समझ जाएंगे इस व्यक्ति के बारे में कि इसको अधूरा ज्ञान है और ये ज़्यादा छलकता है, ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा दिखावा करता है। तो एक मुहावरे से आप समझ सकते हैं कि पूरा अर्थ आसानी से समझा जा सकता है। इसी तरीके से कई मुहावरे होते हैं जिनके माध्यम से बातचीत में स्पष्टता आ जाती है। तो दोस्तों, ये थे 2018 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्वपूर्ण जो सोल्व्ड क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हमने आपको सोल्व कराए हैं। इसी तरीके से एग्जाम पैटर्न में, नए एग्जाम पैटर्न में आपको 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मिलने वाले हैं, और जो ये 25 क्वेश्चन इस बार आपको मिलेंगे ये ऑनलाइन आपको सोल्व करने होंगे। अगर अभी तक आपने जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की जानकारी नहीं ली है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप नए एग्जाम पैटर्न की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो क्लासेज हैं फर्स्ट ईयर की, वो भी आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो क्लासेज भी आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने एक पूरी प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब पर बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI इलेक्ट्रीशियन की पूरी क्लासेज देखने को मिल जाएगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लासेज यहाँ पर दी हुई है, इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लासेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ITI एग्जाम की अच्छी तैयारियों के लिए आप इनको अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलर रिपीट होते रहते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।